सो अभी तक हमने पढ़ा है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में कि गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ डिराइव करेंगे। ये एप्लीकेशन तो बहुत ही छोटा है, एग्ज़ाम में भी आता है, बट इम्पॉर्टेंट बात है कि गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये हमने इस एप्लीकेशन में सीखा था। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गॉसियन सरफेस हमें पहले पहचानना होता है कि किस तरह का गॉसियन सरफेस लिया जाए जो हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस एरिया का कैलकुलेशन जब करेंगे उसको इजी बना दे। तो इसका आसान तरीका है कि गॉसियन सरफेस एक यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर यूनिफॉर्म सरफेस होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक जैसा हो जाए। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट जब करेंगे तो कॉमन ले सकते हैं, और सरफेस एरिया का फार्मूला भी हमें पहले से पता हो। तो इसलिए गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस which is uniform about the charge distribution as well as includes the point of consideration where electric field is to be calculated। तो ये गॉसियन सरफेस होगा। गॉसियन सरफेस के बाद क्या करेंगे, एक एरिया एलिमेंट लेंगे। एरिया एलिमेंट कहाँ पर लेंगे, जहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है उसी जगह। फिर उस एरिया एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल हो रहा है वो देखेंगे। फिर उस छोटे एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद पूरे गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेटेड फ्लक्स पासिंग थ्रू द कंप्लीट गॉसियन सरफेस। और लास्ट में यानी फाइनल स्टेप होगा हमारा कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा जाए और इस कैलकुलेटेड फ्लक्स और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स आया दोनों को इक्वेट किया जाए, और फिर इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा अगला एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। तो ये शेल का क्या मतलब है, स्फेरिकल शेल, तो ऑब्वियसली स्फेयर शेप का होगा, लेकिन शेल का मतलब क्या है। शेल का मतलब है एक ऐसा होलो स्फेयर जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, यानी कि जो स्फेयर होलो स्फेयर का जो वॉल होगा वो बहुत ही थिन होगा। जैसे कि एग होता है, अंडा, अंडे से अगर हम एक छोटा सा होल करके उसके अंदर का सारा मटेरियल बाहर निकाल दें, तब जो हमारे पास बचेगा वो कहलाएगा शेल। एग शेल वर्ड सुना भी होगा, एग शेल, अंडे का शेल। शेल मतलब एक स्फेयर, होलो स्फेयर जिसका इनर और आउटर रेडियस लगभग बराबर है, यानी बहुत ही पतला सा उसका वॉल है। ठीक है, तो ऐसा एक शेल है और उस पर चार्ज दिया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है उस पर चार्ज। तो मान लो कि ये हमारे पास एक शेल है, स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे सरफेस पर इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, यानी कि सब जगह एक बराबर डेंसिटी से इस पर चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है, और ये शेल का सेंटर है O, और इस पर मान लेते हैं चार्ज है Q। Q चार्ज पूरे सरफेस में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो इस स्फेरिकल शेल के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है अलग अलग पोजीशंस पर। तो इस शेल का रेडियस मान लेते हैं कि R है, इस शेल की रेडियस है R, कैपिटल R हमने ले लिया। अब इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो सपोज यहाँ कहीं पर एक पॉइंट है, इस जगह पर पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो इसके लिए हम गॉस लॉ को यूज़ करेंगे। अगर ये पॉइंट चार्ज होता, मान लो कि O पॉइंट पर चार्ज रखा होता, तो हम डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते थे, 1/4πε0 Q/r²। r is the distance of the point charge from the point of concentration। लेकिन जब चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी फैला हुआ होता है किसी वॉल्यूम में या किसी सरफेस पर, तब हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख सकते, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर हमें गॉस लॉ काम आता है। तो यहाँ पर देखें, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता लगाना है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हम एक गॉसियन सरफेस को पहचानें, गॉसियन सरफेस को बनाएं,
गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए जो कि इस पॉइंट P को इंक्लूड भी करती हो। तो इस और साथ ही साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूनिफॉर्म भी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करते हैं, एक हॉलो स्फेयर जो इस स्फेयर के सेंटर के साथ उसका सेंटर भी कोइंसाइड करे, यानी कंसेंट्रिक हॉलो स्फेयर हमें इमेजिन करना होगा। और ये स्फेयर इस P पॉइंट को इंक्लूड भी करता हो, ऐसा एक स्फेयर हमें चाहिए जो इस P पॉइंट को इंक्लूड भी करता हो। तो मान लो कि ये हमारा स्फेयर है जो गॉसियन सरफेस का काम करेगा। इसको थोड़ा एडजस्ट कर दिया जाए। दिस स्फेयर विल एक्ट एज द गॉसियन सरफेस। ओके, तो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट यूनिफॉर्म हो और उस पॉइंट को इंक्लूड करे जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो सपोज़ ये हमारा पॉइंट P था, यहाँ पर, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना था। तो ये जो गॉसियन सरफेस है ब्लू वाला, ये हमारे शेल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि इसका सेंटर भी यहीं पर है। और r डिस्टेंस पर हमें, सेंटर ऑफ द शेल से r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना था। तो हमारा जो गॉसियन सरफेस है उसका रेडियस भी स्मॉल r होना चाहिए। स्मॉल r मीन्स शेल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। तो अगर हम एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लें जिसका रेडियस स्मॉल r ही हो, तो P पॉइंट अपने आप से ही ऑटोमेटिकली गॉसियन सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और यही हम चाहते भी हैं। ठीक, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप क्या है कि P पॉइंट पर हम एक सरफेस एलिमेंट लेंगे। सरफेस एलिमेंट एट P पॉइंट पर सरफेस एलिमेंट लेना है। तो सरफेस एलिमेंट कैसे बनाते हैं, ये P पॉइंट था, इस पर हमने एक सरफेस एरिया एलिमेंट बना दिया। इस एरिया एलिमेंट का एरिया है ds। तो इस ds एरिया वाले एरिया एलिमेंट का अगर हम एरिया वेक्टर बना दें, तो सरफेस पर स्फेरिकल सरफेस है, तो नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम एरिया एलिमेंट बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली रेडियल लाइन के अलोंग ही आ जाएगा, बिकॉज सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो वो नॉर्मल रेडियल लाइन के अलोंग होता है। ठीक है, और अगला काम क्या करना है, हमें इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन P पॉइंट पर देखें तो ये क्योंकि स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और सिमेट्रिकल भी है, तो इस शेल से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल कितना हुआ वो भी हमें यहाँ से पता चल गया, वो एंगल हो गया 0। ठीक है, तो जानबूझकर हम ऐसा गॉसियन सरफेस लेते हैं कि ये कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए। थीटा भी 0 हो गया, तो जब हम ई डॉट डी एस लिखेंगे तो हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रख करके ही गॉसियन सरफेस चूज़ किया जाता है। तो अगला काम हमने क्या कर लिया, ई वेक्टर बनाया, डी एस वेक्टर बनाया, और थीटा एंगल कितना था वो भी देख लिया। ठीक है, अगला काम क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट ds लिखेंगे। ds एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो सपोज d फाई e फ्लक्स पास हो रहा है, तो d फाई e क्या हो जाएगा, e डॉट डी एस। तो e डॉट डी एस कितना हो जाएगा, e डी एस कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो इज़ 1, तो हो गया e डी एस। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा कहाँ से, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds से। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, कंप्लीट गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू होल गॉसियन सरफेस, पूरे गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, कैसे पता चलेगा,
फाई को इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे फॉर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये हमने क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए सिंबल बना दिया, यहाँ पर लिख दिया ई डी एस। और क्योंकि हमारा गॉसियन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों ओर यूनिफॉर्म है, तो उससे क्या होगा, उससे ई कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ई सब जगह एक जैसा होगा तो ई कॉमन आ गया, इधर हो गया डी एस। और डी एस क्या चीज़ था, डी एस था हमारे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का छोटा एरिया एलिमेंट। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना, समेशन। तो अगर डी एस को इंटीग्रेट किया, इसका मतलब है कि पूरे गॉसियन सरफेस के सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। तो सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को ऐड करने का मतलब है कि पूरा सरफेस एरिया। तो पूरा सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का, ये ध्यान रहे, ये गॉसियन सरफेस के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है। डीएस किसका एरिया एलिमेंट था, गॉसियन सरफेस का। तो यहाँ पर एरिया भी किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का एरिया आएगा। तो डायग्राम में देखें, गॉसियन सरफेस क्या था, ये एक स्फेयर था और उसका रेडियस था स्मॉल आर। तो यहाँ पर उसका एरिया आ जाएगा, स्फेरिकल सरफेस का एरिया 4πr²। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेटेड फ्लक्स, ये हमने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखा जाए, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितना फ्लक्स होगा, 1/ε0 नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface, कितना फ्लक्स पास होगा गॉसियन सरफेस से। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फाई इज 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। तो ये ब्लू वाला जो स्फेयर था, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, तो डायग्राम को ध्यान से देखें। इस गॉसियन सरफेस से, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस से अंदर पूरे शेल का चार्ज आ रहा है। पूरा का पूरा जो शेल था, ये जो ब्राउन वाला स्फेयर था शेल, ये पूरा का पूरा इस गॉसियन सरफेस के अंदर है। यानी कि शेल पर जितना भी चार्ज था, पूरा का पूरा चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा क्यू नेट एनक्लोज्ड होता है, क्यू नेट एनक्लोज्ड, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, पूरे शेल का चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो ये कैलकुलेटेड फ्लक्स था इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 3 जो है वो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना फ्लक्स है ये बता रहा है। लेकिन दोनों एक ही सरफेस के लिए फ्लक्स हैं, इट मीन्स बोथ द इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस विल बी द सेम। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3, 2 और 3 के अकॉर्डिंग E into 4πr² is equal to 1/ε0 here Q. So E is equal to 1/4πε0 Q by r². This is electric field at point P, which is at distance r, small r, from the center of the given spherical shell. तो शेल से r डिस्टेंस पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये क्यों है, लेट अस डिस्कस। ये बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्यों है, ये बात ध्यान दें, ये बहुत जगह काम आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को, इक्वेशन नंबर 4 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया उसको ध्यान से देखें। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन तब आता अगर एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा होता, डायग्राम में देखें ओ पॉइंट पर, और इससे आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट होता। इस पी पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इतनी ही आती जितनी इस इक्वेशन 4 में आई है। कितनी वैल्यू आती, 1/4πε0 Q
बाय आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन दोनों केसेस जो हैं, ये जो डायग्राम बना है ये मान लो केस ए, और ये जो यहाँ डायग्राम बना है ये मान लो केस बी। दोनों ही केसेस में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ए केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था वो पूरे सरफेस में फैला हुआ था, और बी केस में जो डायग्राम बना है उसमें चार्ज एक जगह पर रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज पर। लेकिन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो स्फेरिकल शेल है, अगर इस पॉइंट P से इसको देखा जाए, इसको ऑब्जर्व किया जाए, तो स्फेरिकल शेल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड देता है जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज शेल के सरफेस पर फैला नहीं होकर के एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है। कौन से पॉइंट पर? शेल के सेंटर पर। तो ऐसा कहा जा सकता है एक स्टेटमेंट फॉर्म में कि कोई भी चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एक पॉइंट के लिए जो पॉइंट शेल के बाहर है, फॉर एन आउटसाइड पॉइंट द शेल एक्ट्स सिमिलर to the condition when whole of the charge is situated at the center of the shell। भले ही चार्ज पूरे शेल में फैला हुआ है लेकिन वो बिहेव ऐसे करता है जैसे कि पूरा का पूरा चार्ज फैला हुआ नहीं है बल्कि शेल के सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। तो फॉर एन आउटसाइड पॉइंट द शेल एक्ट्स एज ए पॉइंट चार्ज, एंड वेयर द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आगे भी काम आएगा कि शेल एक पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करता है फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। शेल के बाहर अगर पॉइंट है तो उस केस में ये शेल पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। अब अगर कोई बोले कि शेल के सरफेस पर ही बताओ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। तो कैलकुलेशन वाइज तो बहुत ईजी है। कैलकुलेशन वाइज क्या करेंगे, बस हम पी पॉइंट को अगर सरफेस पर ले लें, अगर पी पॉइंट सरफेस पर ले लिया जाए तो इस डायग्राम में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो बहुत ही ऑब्वियस है। तो पहला केस हमने कर लिया जब पी पॉइंट आउटसाइड द शेल था। अब दूसरा केस, इफ पॉइंट पी इज एट द सरफेस ऑफ द शेल। अगर शेल के सरफेस पर ही पॉइंट पी आ जाए तो क्या होगा? अब देखो ज़रा डायग्राम। मान लो कि पी पॉइंट यहाँ कहीं पर होता, सपोज पी पॉइंट यहाँ होता, ये तो गॉसियन सरफेस था। शेल के सरफेस पर अगर होता पी पॉइंट, सपोज यहाँ पर इस जगह पर होता अगर पी पॉइंट यहाँ, तो क्या होता? अगर पी पॉइंट यहाँ पर होता तो ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर क्या चीज़ था? शेल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का डिस्टेंस। तो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन अभी हमारा सरफेस पर आ गया है। तो अगर हम सेंटर से पी पॉइंट का डिस्टेंस देखते तो उस केस में क्या हो जाता है? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अगर हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 4 से हमें मिल जाएगा क्या? स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे तो 1/4πε0 क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ऐसे हमने डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। अगर फिर भी कोई चाहे कि नहीं हमें तो कैलकुलेट ही करना है, इतना हमको प्रोसीजर पसंद आ गया, गॉस लॉ यूज़ करने के स्टेप्स इतने मज़ेदार थे कि हमें इसको करना ही है, तो भी इतना ही आएगा। क्यों आएगा? ये बस दो बातें सुन लेने से ही समझ में आ जाएगा। देखो, अगर पी पॉइंट यहाँ आ गया और तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। तो पी पॉइंट के लिए जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस उतने ही रेडियस का होना चाहिए जितना सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है। यानी गॉसियन सरफेस भी स्मॉल आर रेडियस का अगर बनाएंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो गॉसियन सरफेस और ये जो शेल का सरफेस है ये दोनों ही कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो गॉसियन सरफेस होगा और जो शेल का सरफेस होगा दोनों सेम होंगे। जब दोनों सरफेस सेम हो जाएंगे तो जहां हमने इंटीग्रेट किया था, फाई को इंटीग्रेट किया था ऐसे ई डॉट डी एस करके और फिर ई को कॉमन लेके फिर इंटीग्रेट किया था, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन था ये क्या चीज़ था? ये गॉसियन सरफेस का एरिया था। ठीक है, ये था एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस।
तो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस उस वाले केस में था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जब गॉसियन सरफेस शेल के सरफेस के साथ कोइंसाइड कर गया तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर जब इसको हम गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जब लिखेंगे और इक्वेट करेंगे तो अल्टीमेटली यही सेम रिजल्ट हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस क्या होगा कि गॉसियन सरफेस का एरिया उतना ही हो जाएगा जितना क्या चीज़ था, जितना इस शेल का एरिया था। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल भी आ जाएगा। अब अगला काम करते हैं, अब पी पॉइंट को लेकर चलते हैं शेल के अंदर। अगर पी पॉइंट शेल के अंदर होता तो क्या होता, तो कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही कैलकुलेट करते जैसे पहले किया था। सिर्फ क्या होता, सिर्फ हमारा गॉसियन सरफेस उस पॉइंट को इंक्लूड करने के चक्कर में गॉसियन सरफेस भी चला जाता कहाँ, वो भी चला जाता शेल के अंदर। तो अभी देखो डायग्राम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। लेट मी क्लीन द स्पेस। ओके, तो अब हम इन सबको हटा देते हैं, इसका काम हो गया, ये सब हो गया। अब हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन चला गया है गॉसियन सरफेस के अंदर। ये सारा कुछ हटा देते हैं। तो ये था हमारा शेल का सेंटर और ये शेल का रेडियस, और अब हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन चला गया है शेल के अंदर, यानी कि अब स्मॉल आर ये वाला डिस्टेंस हो गया सेंटर से इस पी पॉइंट का डिस्टेंस। तो अब अगर हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो हमारा गॉसियन सरफेस कहाँ पर आ जाएगा, हमारा गॉसियन सरफेस भी शेल के अंदर ही आ जाएगा। ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस बनेगा ये। ठीक है, तो अब गॉसियन सरफेस भी आ गया शेल के अंदर। तो जब हम लिखेंगे कैलकुलेटेड फ्लक्स, तो कैलकुलेटेड फ्लक्स तो उसी तरह से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस करेंगे क्लोज्ड सरफेस के लिए। इसमें फिर ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सरफेस एरिया का डायरेक्शन, सब कुछ पहले के जैसा ही रहेगा। ई कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करेंगे तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लिखेंगे, फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तब क्या होगा, तब 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट एनक्लोज्ड, क्यू नेट एनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, क्यू नेट एनक्लोज का मतलब है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो इस डायग्राम में देखें, अब गॉसियन सरफेस चला गया है यहाँ, जबकि पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था यहाँ, यानी शेल के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। शेल का मतलब है कि अंदर कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब उसके सरफेस पर है, मैटर भी और चार्ज भी, सब कुछ उसके सरफेस पर ही है। और जहाँ मैटर नहीं होता है वहाँ चार्ज भी नहीं हो सकता। तो जब शेल के अंदर सारी चीज़ें खाली हैं, कुछ है ही नहीं, तो शेल के अंदर मैटर नहीं है तो वहाँ चार्ज भी नहीं होगा। तो चार्ज कहाँ है, बाहर रह गया, गॉसियन सरफेस कहाँ है, अंदर है, यानी कि गॉसियन सरफेस के अंदर इस बार चार्ज है कितना, ज़ीरो। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जब हम फ्लक्स लिखेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगा। और फिर जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर व्हाट डू वी गेट, E इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि शेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़ीरो। ठीक, तो तीन कंडीशंस में शेल के सरफेस के बाहर जब पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सरफेस पर था तो कितना आया, और जब शेल के अंदर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन चला गया, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन मीन्स जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है, तो वो अगर सरफेस के अंदर चला गया तो वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात इस डिस्कशन में क्या थी, इम्पॉर्टेंट बात इस डिस्कशन में ये थी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो बिल्कुल ऐसे आती है जैसे कि
सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल पर कॉन्सेंट्रेटेड है। और सरफेस वाले पॉइंट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह का आता है कि जैसे पूरा चार्ज सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो अभी हम इन सारी बातों को समराइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन spherical shell which is uniformly charged, जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है, ठीक है। उसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? पहला, एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर वाले पॉइंट के लिए, यानी कि स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R square and when the point P is on the surface, at a point on the surface के केस में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by कैपिटल R स्क्वायर। और थर्ड केस, एट ए पॉइंट इनसाइड द शेल, शेल के अंदर वाले पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया? वो आ गया 0। तो ये तीन रिजल्ट हमारे पास आ गए, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 1 और 2 जो है, दोनों ही केसेस में ये बात एप्लीकेबल है कि आउटसाइड पॉइंट हो या सरफेस पर पॉइंट हो, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता है जैसे कि पूरा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट ना होकर के एक ही पॉइंट पर, यानी कि शेल के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। क्योंकि दोनों ही फार्मूला एकदम पॉइंट चार्ज वाले हैं। पॉइंट चार्ज वाले कैसे? अगर पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो वो इतना ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। और अगर कैपिटल आर डिस्टेंस हो, पॉइंट चार्ज से कैपिटल आर डिस्टेंस पर फील्ड लिखना हो, तो वो भी इसी तरह लिखा जाता है। यानी कि आउटसाइड पॉइंट के लिए और सरफेस वाले पॉइंट के लिए, दोनों के लिए शेल भले ही चार्ज फैला हुआ है, बट ये एक्ट ऐसे करता है जैसे कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं है बल्कि पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये समरी हो गया इसका। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में ग्राफ भी आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, ये एक ग्राफ भी आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलो उस ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ये जो 3 पॉइंट्स अभी लिखे गए हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमारा ग्राफ बनेगा। तो एक एक्सिस में हम ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेल, और एक एक्सिस में ले लेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज शेल। तो ये हमने ले लिया, सपोज ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में हम ले लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी को, जनरली लिया जाता है वर्टिकल एक्सिस में, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कि जो डिसाइड करेगा कि क्वांटिटी में क्या चेंज होगा, उसको ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ठीक है। तो जब स्मॉल आर इक्वल टू 0 है, यानी कि स्मॉल आर इक्वल टू 0 का मतलब शेल का सेंटर, यानी ये वाली जगह। तो सेंटर से लेकर कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है? अभी हमने देखा था कि जब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, यानी कि शेल के अंदर, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। और जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इतनी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। और जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है तो E है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। यानी कि इस केस में अगर देखें तो सभी कुछ कांस्टेंट है एक्सेप्ट 1/R स्क्वायर। मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सरफेस पर इतना होगा,
और बाहर वाले पॉइंट के लिए जैसे जैसे R इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा, 1/r²। तो R जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो शेल के सेंटर से लेकर के कहाँ तक, सरफेस तक, यानी जब तक स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R नहीं हो जाता वहाँ तक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो 0 इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है, सेंटर से लेकर सरफेस तक। और फिर जब सरफेस पर पहुँच गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई इतनी। सपोज़ ये वाला जो रेड मार्क है ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 1/4πε0 Q/r², ठीक है। तो इस लेवल पर पहुंच गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही सरफेस पर पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेवल पर पहुंच गया, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आ गया, सरफेस पर पहुंच गया। और इसके आगे क्या होगा, जब सरफेस के बाहर चले जाएंगे तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r², r²। जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऐसे डिक्रीज होते चली जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इतनी वैल्यू है और इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जो रेड वाला कर्व है वो कभी भी टच नहीं करेगा, किस में टच नहीं करेगा, r वाले एक्सिस में टच नहीं करेगा। बिकॉज टच करने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, बिकॉज E प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो जब r इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा तो E 0 की तरफ बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी कहाँ पर जाकर, इन्फिनिटी पर जाकर के 0 होगी। तो ये लाइन, रेड लाइन इस ग्रीन लाइन को टच कहाँ करेगी, इन्फिनिटी पे करेगी। तो इन्फिनिटी तो हम जानते ही नहीं है कहाँ है, तो इसीलिए हम बस इसके पास में ले जाकर इसको छोड़ देंगे, इसमें टच नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया इस केस के लिए। एक थिन चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स, आउटसाइड पॉइंट, ऑन द सरफेस पॉइंट और इनसाइड द सरफेस ऑफ द शेल। तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर सॉलिड स्फीयर होता, ये तो हॉलो स्फीयर था, अंदर मैटर ही नहीं था, तो जहाँ मैटर नहीं होता वहाँ चार्ज भी नहीं होता। चार्ज और मैटर चार्ज और मास दोनों ही मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ है मास और चार्ज, जहाँ पर मैटर नहीं होगा वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होंगे। जैसे हमने बिगिनिंग में भी पढ़ा था कि जैसे शुगर है, चीनी, चीनी की प्रॉपर्टी क्या होती है, चीनी की प्रॉपर्टी होती है स्वीटनेस। तो अगर हमें कहीं भी स्वीटनेस को लेके जाना है यानी इसकी प्रॉपर्टी को लेके जाना है तो शुगर को यानी कि मास को लेकर के जाना पड़ेगा। इट मीन्स जहाँ मास होगा वहीं उसकी प्रॉपर्टीज, वहीं जहाँ मैटर होगा वहीं उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो यहाँ पर अंदर मैटर ही नहीं है तो अंदर चार्ज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है, इसका मतलब अंदर भी मैटर है, तो अंदर मैटर है तो अगर चार्ज देंगे तो अंदर चार्ज रह सकता है। अब रहेगा कि नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो स्फीयर का जो मैटर है वो एक कंडक्टिंग मैटर है या नॉन कंडक्टिंग मैटर है, ठीक है। तो ये डिस्कशन हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, all this beautiful wonderful video editing you see in the video is done by my student Aryan Raj Shaw, and how wonderfully he does the things you can see in these videos. Thumbs up to him.